ऑनलाइन वाले ऑडियो वीडियो चेक करो। ठीक है, ऑडियो वीडियो। ठीक है, ये कुछ जगह हम लोग छोड़ रखे थे, देखना पिछले क्लास में। लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले। लिखना, हम लोग ये वाला पॉइंट में एक पॉइंट लिखे थे, देखना पिछला क्लास जो लोग किए हैं। ठीक है, इसमें दो पॉइंट छोड़ा हुआ था जगह, लिखेंगे उसका आगे। लिखना, व्हेन एसेट्स आर, पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर। व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। जब एसेट्स पार्टनर विड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो कैश और बैंक की जगह से आ जाएगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एसेट पार्टनर लेगा तो उतना पैसा हम लोग पार्टनर से मांगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एसेट किसका है, एसेट तो फर्म का है। पार्टनर अगर विड्रॉ करेगा तो पार्टनर से हम उतना पैसा मांगेंगे। डेट मीन्स पार्टनर कैपिटल हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, लिखना, जो पार्टनर लिया होगा उसका कैपिटल है। कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, जितना मैं भी लिया होगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3। मैंने एसेट्स आर गिवन, एक और पॉइंट है इसमें। when assets are given to settle liability। when assets are given to settle liability। ठीक है, इसके अंदर लिख लो पहले, बाद में हम लोग समझेंगे। पहले लिख लो, नो एंट्री। ठीक है, इसका हम कोई भी एंट्री नहीं करते। देर विल बी नो एंट्री। समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, एक और इधर लिख लेना, लाइबिलिटी में एक छोड़ रखे होंगे, देखना पॉइंट नंबर बी। ठीक है, लिखना, if partner agrees to pay liability। अगर कोई लाइबिलिटी को कोई पार्टनर पे करूंगा बोल के एग्री किया है, ठीक है, तो फिर अगर लाइबिलिटी पार्टनर पे करेगा तो उतना पैसा पार्टनर मांगेगा फर्म से, और हम उसको उतना पैसा देंगे, तो उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
करेक्ट है, फॉर्म डायरेक्टली दे सकता है। अगर फॉर्म डायरेक्टली दे देता है तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश, उसके ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी है जो कि पार्टनर ज़्यादा अच्छे से जानता है उस व्यक्ति को, तो पार्टनर बोला कि मैं दे दूंगा उसको, मैं तेरे से ले लेता हूँ, मैं उसको दे दूंगा, तो हम बोले ठीक है तू उसको दे देना। अब एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता हम डायरेक्टली दें या पार्टनर दे दे, हम पार्टनर को दे देंगे, एक ही बात है, ठीक है। देखना, तो यहाँ पे इतना तो क्लियर है मेरे हिसाब से। अगर हम एसेट बेचेंगे तो एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर कोई एसेट ले लेगा तो कैश बैंक डेबिट ना होकर क्या डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, ठीक है। वैसे ही लाइबिलिटी के लिए अगर हम पे करते हैं तो टू कैश होगा क्रेडिट, और हम नहीं पे करके हमारे बदले कोई पार्टनर पे करता है तो पार्टनर हमसे उतना पैसा लेगा, तो पार्टनर का कैपिटल उतना रुपए क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब एक में एंट्री हुआ है नो एंट्री, ये हम समझने वाले हैं कि ये नो एंट्री किस चीज का है या क्यों हुआ है, ठीक है। ये नो एंट्री क्यों हुआ है ये देखना है, ये वाला पॉइंट नंबर सी में, ठीक है। देखना, हमारे पास सपोज एक एसेट है, ठीक है, हमारे पास एक एसेट है जिसको हम बेचेंगे 50,000 में। एक एसेट है हमारे पास जिसको हम बेचेंगे 50,000 में, और उस 50,000 से हम क्या करेंगे, एक लाइबिलिटी को पे कर देंगे 50,000 का, ठीक है। तो सबसे पहले अपने एसेट बेचते हैं, तो एसेट बेचने से एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। 50,000 आ गया, फिर हम लाइबिलिटी को पे कर दिए 50,000 का, तो हम एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन टू कैश 50,50। ये तो सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ये एसेट को ना बेचकर हम अगर डायरेक्टली लाइबिलिटी के बदले क्रेडिटर को एसेट ही दे दें, और क्रेडिटर भी हाँ बोल रहा है कि ठीक है एसेट लेके वो खुश है या वो एग्री कर रहा है एसेट लेने के लिए, तो भी एक ही बात है, हम एसेट बेचेंगे, पैसा लाएंगे, क्रेडिटर को देंगे। इससे बेटर क्रेडिटर हाँ बोल रहा है तो लेके एसेट ही उसको दे दो, काम खत्म, ठीक है। तो अगर हम एसेट बेचते, पैसा लाते और क्रेडिटर को पे करते तो ये दो एंट्री होता। इस दो एंट्री का रिजल्टिंग इफेक्ट देखो कुछ नहीं है, कैश कैश वही डेबिट क्रेडिट हो जाता है, रियलाइजेशन रियलाइजेशन डेबिट क्रेडिट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों एंट्री रहे या ना रहे, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली एसेट ही दे दिए क्रेडिटर को, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी एंट्री पास नहीं कर रहे, क्योंकि एंट्री उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज उसको बेचने से भी कैश टू रियलाइजेशन होता और रियलाइजेशन टू कैश ही होता पैसा देने का, तो कोई इफेक्ट तो होता नहीं हो दोनों चीज का। इसीलिए जब भी हम एसेट डायरेक्टली किसी क्रेडिटर को दे देंगे तो हम लोग उसका कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, हेंस देयर इज नो एंट्री। समझ में आ रहा है? देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना, नो एंट्री क्यों हो रहा है? हाँ ब्लैंक जगह वाला ही था ये वाला। तो अगर लिख लिए हो ये वाला तो आज बुक निकालना, बुक से हम लोग पहला दो चार इलस्ट्रेशन ऐसे ही है, बाद में देखेंगे, जहाँ से प्रैक्टिकल चालू है वहाँ से देखेंगे। इलस्ट्रेशन 4 भी अभी हम नहीं पढ़े हैं, बाद में देखेंगे। हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 5 से, पेज नंबर 8.9, इलस्ट्रेशन नंबर 5।
हम यहाँ से देखेंगे अभी। मैं थोड़ा देख लेता हूँ, सब आता रहेगा ना हमको। मोहन टुक ये डेटर इतना, अरे अभी ये 5 भी नहीं होगा, इसमें पीवीडीडी वीडीडी का है। ठीक है, और थोड़ा लिख, और थोड़ा पढ़ते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो पलट रहा हूँ ना। लिखना, नोट्स लिखना, कुछ सिंपल नोट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। नोट करके हेडिंग करना, तो कुछ बात जो ध्यान रखने का जरूरत है। नोट, पॉइंट नंबर 1। लिखना, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट regarding, if the question is silent regarding sale value of asset, if the question is silent regarding sale value of asset, then it is assumed that assets have not realized any amount. Then it is assumed that assets have not realized any amount. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे बैलेंस शीट में दिया हुआ है स्टॉक 10,000 का, ठीक है, और बाहर में बताया नहीं है कि स्टॉक कितना में सेल हुआ, ये बताया हुआ नहीं है, तो हम हमेशा ये मानेंगे कि स्टॉक सेल ही नहीं हुआ है, बेकार था, कुछ बिका ही नहीं स्टॉक। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब भी एसेट का सेल वैल्यू नहीं दिया है, वैसे तो एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस ऑन रिजोल्यूशन सेल वैल्यू हमेशा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बाई चांस कोई क्वेश्चन में किसी एसेट का सेल वैल्यू नहीं दिया है, तो हम अपने मन से ये नहीं मानेंगे कि जितना का होगा उतना में बेचे होंगे। जैसे स्टॉक लिखा है 10,000 और नीचे बताया नहीं है कि स्टॉक कितना में बिका, तो तुमको मन से मानना नहीं है कि स्टॉक 10,000 में बिका होगा, हम ये मानेंगे स्टॉक नहीं सेल हुआ है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करेगा, या तो बेचे हैं तो अमाउंट देगा, या तो कुछ नहीं बताया है तो हम ये मानेंगे कि नहीं सेल हुआ होगा। ठीक है, ऐसे नहीं करेगा कि बेचेगा और अमाउंट नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। If question is silent regarding settlement of liability, if question is silent regarding settlement of liabilities, then it is assumed that liabilities are
settled at book value. Then it is assumed that liabilities are settled at book value. ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिया हुआ है, जैसे बैंक लोन दिया है 5 लाख का, ठीक है, और नीचे बताया नहीं है कि बैंक लोन का पैसा कितना दिए, नहीं दिए, क्या किए, नहीं बताया कुछ, तो अब हम मानेंगे कि हाँ, हम लोग बैंक लोन का पैसा दिए होंगे। कितना? 5 लाख। समझ में आ रहा है? तो एसेट के केस में ये नहीं मानना है कि कुछ नहीं बोला है तो एसेट बुक वैल्यू में सेल हुआ होगा, लेकिन लाइबिलिटी के केस में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे हमेशा कि हम लोग लाइबिलिटी का पैसा दिए होंगे। ठीक है? क्योंकि बहुत ऑब्वियस सा बात है, ऐसा हो सकता है कि एसेट सेल ना भी हो। नहीं, एसेट वाला तो कोई एंट्री नहीं होगा, सेल का नो एंट्री होगा। ठीक है? अगर कुछ नहीं बताया है तो, अगर पे किए हैं तो होगा, पे नहीं किए तो मतलब सेल वाला तो नहीं होगा, लेकिन लाइबिलिटी का बोले या ना बोले इसका पेमेंट का एंट्री जरूर होगा। ठीक है? ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना? एसेट के केस में ये नहीं मानना है, लेकिन लाइबिलिटी के केस में हम ये मानेंगे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस। पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस। प्रोविजंस का क्या ट्रीटमेंट होगा? जैसे होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पीबीडीडी जो रहता है, जैसे ये हमारा बैलेंस शीट है, ये डेटर्स है 1 लाख का सपोज, और पीबीडीडी है 5,000। आउटर कॉलम ऐसे दिखा रहा होगा 95,000। ठीक है? अब रियलाइजेशन के समय हम क्या करेंगे? ठीक है? सबसे पहला, ठीक है, पहले देख लो फिर लिखेंगे। डेटर को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, कौन से वैल्यू पे? जो डेटर का वैल्यू है पूरा 1 लाख। ठीक है? तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू डेटर 1 लाख 1 लाख। ठीक है? अब पीबीडीडी को भी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। प्रोविजन है एक प्रकार का, लाइबिलिटी साइड का आइटम है, उल्टा एंट्री होगा पीबीडीडी टू रियलाइजेशन 5,000 5,000। ठीक है? तो ये हाँ, पीबीडीडी कम हुआ, पीबीडीडी क्रेडिट बैलेंस है ना, पीबीडीडी का कम हुआ, ऐसे डेबिट हुआ। ठीक है? तो एसेट मतलब डेटा को पूरे 1 लाख में ट्रांसफर किए, पीबीडीडी को पूरा 5,000 में ट्रांसफर किए। ठीक है? हाँ, ये तो ठीक है, तो कैंसिल हो गया। अब डेटर से पैसा मिलेगा, जितना मिलेगा, 80 मिले, 90 मिले, 95 मिले, 1 लाख मिले, जितना भी मिलेगा हम एंट्री करेंगे कैश टू रियलाइज। जितना मिलेगा उतना का एंट्री होगा। पीबीडीडी का पैसा किसी को देना थोड़ी है, तो इसका पेमेंट का कोई एंट्री और नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो 1 लाख रुपए जैसे डेटर है, तो पूरे 1 लाख डेटर ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। पीबीडीडी 5,000 है, पीबीडीडी पूरा 5,000 ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। अब डेटर से जितना पैसा मिलेगा, वो चाहे 80 मिले, 90 मिले, 95 मिले, पूरा 1 लाख मिले, जितना मिलेगा एंट्री करेंगे कैश टू रियलाइजेशन। जितना भी मिलेगा उतना रुपए लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले पीबीडीडी का ट्रीटमेंट ये बहुत क्वेश्चन में आएगा। पीबीडीडी तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है? तो सिंपल सा बात है, 1 लाख को ट्रांसफर किए, 5,000 को ट्रांसफर किए, अब डेटा से जितना पैसा मिला उसको रिकॉर्ड कर देंगे। हाँ, आदर्श बहुत इजी है ना, उसको समझने का बस एक तरीका है कि सब कुछ रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, जो जो एसेट जितना बिक रहा है बेचो, जो लाइबिलिटी पे करना है करो, क्योंकि दुकान बंद हो रहा है ना ये तो।
तो इसमें ज़्यादा हिसाब किताब का चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। बिजनेस चलाने में हिसाब किताब रखना पड़ेगा, बिजनेस बंद करने में क्या हिसाब किताब रखना, फटाफट सब बेचना है, पे पा करके बिजनेस बंद करना है, और क्या। लिखो। Debtors are transferred at gross value to realization, and PBDT is transferred to realization, and PBDT is transferred to realization. डेटर को पूरा 1 लाख में ट्रांसफर करेंगे, पीवीडीटी को पूरा 5,000 का ट्रांसफर करेंगे। अब डेटर से जितना पैसा मिला उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना रहता है, डेटर को पूरा 1 लाख को ट्रांसफर करो, ग्रॉस वैल्यू मतलब पूरा 1 लाख। पीवीडीटी को अलग से ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, 1 लाख गया डेटर रियलाइजेशन में, 5,000 का पीवीडीटी गया रियलाइजेशन। अब डेटर से जितना पैसा मिला उसको रिकॉर्ड कर लो, कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। चलो इस इतना का कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं पहले, ठीक है। अभी और थोड़ा 1-2 टॉपिक बचा हुआ है, रिजर्व बचा हुआ है, एक WCR IFR थोड़ा देखेंगे क्या करना है उनका, बाकी हो गया वैसे, ठीक है। देखना, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 5 में जो बोल रहा था मैं, उसमें पीवीडीटी था तो इसीलिए। इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 8.9, ठीक है। देखना, हमको इसमें एंट्री करना है। पॉइंट 1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं थोड़ा। पास जनरल एंट्री फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस on dissolution of a firm of partners Mohan and Sohan after various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। बोल रहा है कि हम सारा एसेट को और सारा लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में भेज चुके हैं। इसका मतलब एंट्री 1 और एंट्री 2 हो चुका है। जो पहला एंट्री हम करते हैं ना, रियलाइजेशन टू एसेट, और दूसरा एंट्री करते हैं लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, और हम ये सब कर दिए हैं, इसका चिंता मत करो, हम ये सब कर दिए हैं। तुम क्या करो, खाली लाइबिलिटी को पे करो और एसेट्स को बेचकर पैसा लाओ। ये 2 चीज तुमको करना है, समझ में आ रहा है। पहला 2 चीज किया हुआ है, एंट्री 1 और एंट्री 2 किया हुआ है, सारा एसेट रियलाइजेशन में जा चुका है, सारा लाइबिलिटी भी रियलाइजेशन में जा चुका है। क्लियर है, वही बोला है क्वेश्चन में, आफ्टर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश and all outside liabilities have been transferred to realization account, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है देखना, मोहन टुक, मोहन कोई एसेट ले रहा है, आज पढ़े हम लोग, मोहन एसेट लेने से क्या एंट्री होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, ठीक है। आज जो गैप छोड़ा हुआ था उसमें जगह में लिखे हैं, ठीक है। 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 50% स्टॉक तो मोहन ले गया, ठीक है।
रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, बाकी को हम बेच दिए। ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन द बैलेंस शीट वाज 4 लाख। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। 4 लाख का स्टॉक था अपने पास। ठीक है, इसमें से 50%, मतलब 2 लाख का बात चल रहा है। 2 लाख कौन ले गया है? मोहन। कितना में लिया है? देखो 20% कम में लिया है, तो कितना में लिया है? इधर वो तो बात अलग 50 का है ना, इधर वाला का खाली पहले बताओ। मोहन जो है, मोहन कितना में लिया है? वेरी गुड आदर्श। मोहन कितना में लिया है? 1,60,000 में। 2 लाख का सामान को तुम 20% कम में बेच रहे, दुकान बंद हो रहा है, हम लॉस वॉस में बेचेंगे? तो जब सीजन ऑफ सीजन होगा तो ऑफ सेल निकालते हैं कि नहीं? वैसे 2 लाख का सामान मोहन बोला 20% कम में दोगे तो मैं ले जाऊंगा, बोला चल ले जा, तू ले जा। तो मोहन कितना में ले लिया? 1,60,000। बाकी जो 50% आइटम था वो नया था, वो नया स्टॉक था, तो हम बोले ये नहीं देंगे तेरे को, ये हम मार्केट में बेचेंगे। कितना परसेंट में बेचे? 30% ज्यादा में बेचे। तो कितना में बेचे होंगे? वेरी गुड, 2,60,000। समझ में आ रहा है? 2 लाख का 30% 60,000, तो 2,60 में बेचे होंगे। समझ में आ रहा है? तो 4 लाख का स्टॉक था, उसमें से 50% स्टॉक को मोहन ले लिया, एसेट टेकन बाय पार्टनर, और बाकी 50% हम बेच दिए, एसेट सोल्ड फॉर कैश। जो दो एंट्री होता है, पार्टनर ले लिया तो, और कैश वाला। नोट्स में देख सकते हो तुम, पिछले क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, ये रहा है ना। अगर हम बेचते हैं तो एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, जितना में बिका। और पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। कर पाएंगे? करो, स्टार्ट करो। एंट्री नंबर 1। पहला अलग अलग कर दो। पहला मोहन जो एसेट लिया उसका एंट्री। एंट्री होगा मोहन्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। 1,60,000 है ना। 2 लाख का एसेट था जिसमें 20% कम। हाँ, 4 लाख का 50%, 2 लाख। 2 लाख में से 40,000 कम, तो 1,60,000 में लिया है। दूसरा, बचा हुआ जो एसेट था, बचा हुआ और 2 लाख का जो नया सामान था, उसको हम बेच दिए मार्केट में 60,000 ज्यादा में, मतलब 30% ज्यादा, मतलब 60,000 ज्यादा में बेच दिए। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। देखो तो इतना क्लियर है कि नहीं? देखो फिर आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले बताओ फटाफट, जितने लोग हैं सबको ही क्लियर है ये वाला पॉइंट? क्लियर है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर बी देखते हैं, अभी पढ़ाया हूँ पीबीडीडी, देखते हैं कितने करेंगे सही। डेटर था 2,64,000 का, पीबीडीडी था 24,000 का। ठीक है, तो कैसे दिख रहा होगा बैलेंस शीट में? ऐसे दिख रहा होगा, देखो 2,64,000 माइनस 24, और ये आ गया 2,40,000। हम तो सब कुछ रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, पहले ऊपर ही बोल दिया था। तो डेटर 264 चला गया है रियलाइजेशन में, पीबीडीडी 24,000 चला गया है रियलाइजेशन में ऑलरेडी। अभी हमको सिर्फ क्या करना है, डेटर से कितना पैसा मिला
वो हिसाब करके रिकॉर्ड करना है, ठीक है। 48,000 ऑफ द बुक दैट प्रूव्ड बैड, 48,000 रुपये नहीं मिला बोल रहा है, तो कितना मिला? 2,16,000। किससे माइनस कर रहे हो, बस ध्यान देना। 2,40,000 से माइनस मत करना 48,000, 264 से माइनस होगा। ये 24,000 डूब थोड़ी गया था, ये तो हमको लग रहा था कि डूब जाएगा। एक्चुअल में डेटर कितना था? 264। 264 में से कितना नहीं मिला? 48। तो कितना मिला? बाकी मिल गया 2,16,000 पैसा मिला। कैश टू रियलाइजेशन, वो तो एक ही एंट्री है उसमें, तो लिखो। देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है, 2,16,000। ठीक है। चलो ये हटा रहा हूँ, अब नेक्स्ट देखेंगे। पॉइंट नंबर सी। देखो सी में क्या बोल रहा है फिर। बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख, 5 लाख रुपए का एक बिल्डिंग था अपने पास। सोल्ड फॉर 8 लाख, 8 लाख में बेच दी, लेकिन कमीशन देना पड़ा। कितना? 2%। तो नेट में कितना रुपए मिला हिसाब कर लो, उसको रिकॉर्ड कर दो। 8 लाख से 2% कम मिला, हिसाब करो। 8 लाख का 2% कम कर दो, 16,000 कम हो जाएगा। वेरी गुड, 7,84,000। फोकस किस पे? डिसोल्यूशन में कितना मिला उस पे फोकस है, क्योंकि दुकान बंद है, प्रॉफिट लॉस का कुछ नहीं है इसमें। कितना मिला फटाफट हिसाब करके लिखना है, और कितना देना है वो हिसाब करना है। पैसा मिल रहा है, बिल्डिंग बेच रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। 8 लाख का बिल्डिंग 8 लाख में बेचे, 16,000 रुपये कमीशन देना पड़ गया, तो नेट में अपने को मिला 784। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी। मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख, 6 लाख का मशीनरी था। वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर, एक क्रेडिटर को दे दिए, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट। क्रेडिटर को हम दे दिए एक मशीनरी, क्या एंट्री करेंगे? नो एंट्री। अभी पढ़े हम लोग, पॉइंट नंबर सी में अभी पढ़ाया कि कोई भी एसेट अगर हम यूज करते हैं किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा उसका? नो। समझ में आ रहा है सबको? दिस विल बी नो एंट्री। क्योंकि तुम सोचो ना, 6 लाख का क्या था? 6 लाख का था ना, 20% कम मतलब 4,80,000। ठीक है, एसेट बेचते 4,80,000 का, और 4,80,000 का ही लाइबिलिटी था, उसको पे करते। तो हम बोले एक बार में डील एसेट ही ले जा तू, तो नो एंट्री। तो बेचते भी तो एंट्री होता कैश टू रियलाइजेशन, पैसा देते तो एंट्री होता रियलाइजेशन टू कैश, तो नो एंट्री करने से चलेगा। ठीक है, करना नो एंट्री। एसेट गिवन फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, नो एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 40,000, 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, 150% में बेचे।
150% ज्यादा में नहीं बेचे, 150% में बेचे। 60,000 में बेचे, समझ में आया ना? 40,000 का 150%, डेट इज 60,000। एंटर कर लेना। एसेट बेचने से तो एक ही एंट्री है हमेशा, चाहे कोई भी एसेट हो, क्या फर्क पड़ता है, एंट्री है कैश टू रियलाइजेशन। देखो आ रहा है समझ में? इतना इजी चैप्टर है बहुत, पहले से बोला हूँ चैप्टर आसान है, कुछ नहीं चैप्टर में, अच्छे से पढ़ने से आराम से होगा चैप्टर। ये भी इसमें पॉइंट नंबर 5 में हम लोग एक दो बिट कर सकते हैं, कर लें क्या उतना खाली? ये 6 में चलो 6 लिखो, एक दो बिट कर सकते हैं, मैं वही वही बता दूंगा क्या क्या कर पाएंगे अभी, फिर वही वही करेंगे, ठीक? बाकी अभी हम पढ़े नहीं है। वन कर सकते हैं, थ्री कर सकते हैं, और एक पॉइंट नंबर 4 कर सकते हैं, ठीक है? पढ़ो, वन पढ़ो। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, वही बोला है, सारा एसेट को भेज दिए है रियलाइजेशन में, सारा लाइबिलिटी को भी भेज दिए रियलाइजेशन में, तुम खाली एसेट बेचो, लाइबिलिटी पे करो, ठीक है? पहला फर्नीचर ऑफ 70,000, 70,000 का फर्नीचर था, वह सोल्ड फॉर 68,000, 68,000 में बेचे, तो ठीक है 68,000, 70,000 से कोई मतलब है ही नहीं, 68,000 का मैं बेच दिए। एन ऑक्शनरी कमीशन अमाउंटेड टू 2,000, 2,000 रुपये का हमको कमीशन देना पड़ा, तो नेट में अपने को कितना मिला? 66,000। अपने तो उसका एंट्री कर देंगे डायरेक्टली, करो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 66,000, ठीक है? 70 का सामान था, 68 में बेचे, तो ठीक है 68 रिकॉर्ड कर लेते, 2,000 खर्चा हो गया बोल रहा, तो ठीक है 66 रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 खुद से करो, तो एक सेम क्वेश्चन ऊपर किए थे अभी। करण आधा ले गया 20% कम में, बाकी आधा बेच दिया हम 30% ज्यादा में, करो खुद से करो। करण का है 32,000, करण 32,000, ठीक है वो सही है, और रियलाइजेशन वाला 52,000। करेक्ट है, खुशी, सेनॉन, रिदम, आदर्श, सही है, सबका सही है, ठीक है? तो 80,000 का है, पहला 40 का बात करते हैं, पहला 40,000 का जो है उसको 20% कम में दे दिए करण को, तो 32,000 में दे दिए एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन
करंट कैपिटल टू रियलाइजेशन 32,000, 40,000 का 8,000 कम, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है उसको 30% ज़्यादा में दे दिए, ऊपर दिए, तो 52 होगा ना, 40,000 प्लस 12,000, ठीक है। फिफ्टी टू, ठीक है। बाकी ये बीच में एक सेकेंड वाला भी नहीं पढ़े हैं, बाद में देखेंगे उसको। लोन वाला है, पार्टनर्स लोन है, हम लोन नहीं पहुंचे अभी, हम रियलाइजेशन में ही है अभी तक। एक तो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, थोड़ा देखते हैं बस। 5 6 नहीं होगा, बाद में पढ़ेंगे। 4 देखना। अ बिल रिसीवेबल ऑफ 3,000, एक हमारे पास बिल था 3,000 का, ठीक है। अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑनर्ड, हम उसको डिस्काउंट करवा लिए थे बैंक से, हम बैंक से पैसा ले आए थे, ठीक है। याद है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर में था ये, ठीक है, 11th में। अब वो बिल हो गया है डिसऑनर, तो जब बैंक पैसा मांगने गया ड्रॉई से, ड्रॉई पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो ये 3,000 रुपये अब किसको देना पड़ेगा? बैंक लेगा, किसको देना पड़ेगा? हम लोगों को ये पैसा देना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है कि 3,000 का एक लाइबिलिटी अपने को पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी पे करने का जो एंट्री होता है वही होगा, डेट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। टू बैंक होगा वैसे, बैंक है इसमें तो, ठीक है। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन तीन हजार, 3,000, ठीक है। बाकी बिट नंबर 2 5 6, ये हम एक दो क्लास बाद, 6 तो हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ने वाले हैं, बाकी 2 और 5 थोड़ा टाइम है अभी उसमें। होमवर्क लिखना, इलस्ट्रेशन नंबर 7, आराम से हो जाएगा 7, एक करके आना, ठीक है। उसमें सारा बिट हो जाएगा, ठीक है, मैं देख लिया हूँ, सारा बिट हो जाएगा उसमें, ठीक है। नहीं होगा तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में ये जो 7 के बाद जो पेज नंबर 8.1 में दिया है वो पढ़ेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है, फिर इलस्ट्रेशन 8 9 वो सब में रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ठीक है। कौन सा वाला का? सेकंड का 2 वाला क्या? और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी लिखाए थे, उसके बाद का आज ये वाला शायद, ये पार्टनर्स एग्री टू पे लाइबिलिटी। जो ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है तो देखो, जिसका डाउट नहीं है लीव कर सकता है।